हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेरेंट अबोर्ड एंड जैसा कि आपको पता है कि डेली क्लासेस ड्यू टू सम पर्सनल रीजन नहीं आपको प्रोवाइड कर पाए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं। वैसे भी हम लोग क्या करते थे कि डेली हम लोग करंट अफेयर पढ़ते थे, फिर वीक के लास्ट में उसी डेली में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उसे निकाल के हम डिस्कस करते थे, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक बार फिर आपकी नजर के सामने से गुजरे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। इस बार बस अंतर इतना है कि डेली करंट अफेयर नहीं हो पाया, तो मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं रहने वाले हैं, बट द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। एक और चीज यहाँ पे कहेंगे कि आज के क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जैसे ओजोन डे वगैरह ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा, लिटरेसी डे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज आपको अलग से याद करने हैं। इंपॉर्टेंट डे को करंट अफेयर में मिक्स करके नहीं, आपको हर मंथ का, अगर आप आरआरबी पीओ मेंस अपेयर करने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट डेज आपको याद करके अलग से जाने हैं। उसके अलावा ऑबिचरी हो गई, अवार्ड हो गया, कमिटी हो गई, ठीक है। इन सारी चीजों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो देयर विल बी अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस जो आपको इस हफ्ते से जरूरी है याद रखना एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, Who won the men's single title at the US Open? यूएस ओपन टेनिस की एक प्रतियोगिता है और ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसमें से नोवैक जोकोविक जो है वो बाहर हुए। वो बाहर क्यों हुए? उनकी गेंद जो वहां पे एक बैठी थी, वी कैन से जज टाइप की थी, उनके थ्रोट में जाके लग गई, तो उन्हें इस कंपटीशन से बाहर कर दिया गया। तो ये यूएस ओपन एक मुद्दा बन गया, थोड़ा सा फेमस हो गया। अब इसमें नोवैक तो बाहर हो गए, अब नोवैक जोकोविक के बाहर होने के बाद इसमें जीता कौन है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, इट डजेंट मीन कि आप इसमें पार्टिसिपेट ना करो। हमारे क्वेश्चन बोलने से पहले आप अपने मन में क्वेश्चन बोलो या लाइव कमेंट में आप आंसर दो उसका, ठीक है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थीम। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो यूएस ओपन था ये थोड़ा सा फेमस हो गया। तो डोमिनिक थीम ये है, ये कहाँ के प्लेयर है पता है? ऑस्ट्रिया के प्लेयर है। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया के जो प्लेयर है डोमिनिक थीम, इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर को हरा के कब? 13 सितंबर को ये मेंस टाइटल का जो खिताब है ये जीता है, ठीक है। और देखो, ये पहला यूएस ओपन था जिसमें 5 सेट टाई ब्रेक के बाद इसका डिसीजन आया है। ये डोमिनिक थीम है, याद रखिएगा। यूएस ओपन यूएस में हुआ इसलिए इसको नाम यूएस ओपन का दिया गया। सर्बिया के नोवैक बाहर हो गए थे, तो ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने ये मैच जीता है पुरुष एकल में। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंगेज रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देखा ये मेंस सिंगल, मैं आपको बता रही हूँ मेंस सिंगल मतलब वो प्रतियोगिता जहां पे टेनिस में एक तरफ लड़का है दूसरी तरफ एक लड़का ही है। जरा मुझे बताना विमेन सिंगल में कौन जीता, जहां एक तरफ लड़की और एक तरफ दूसरी लड़की है। मेन सिंगल में डोमिनिक थीम जीते, तो वुमेन सिंगल में कौन जीता है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है, Who among the following was appointed as a member of WHO panel for pandemic preparedness and response? Preparedness मतलब तैयारी, पेंडेमिक से लड़ने की तैयारी, हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है इसकी चीजों पे, इसके डिसीजन के लिए एक पैनल गठित किया गया। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया से इनमें से किसी को चुना गया है इसके एक सदस्य के रूप में। और आंसर क्या है? तो आई होप कि मेरे से पहले आप लोग अपने मन में आंसर दे चुके होंगे। आंसर है आपका प्रीति सूडान, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखिए सेशन देखना। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाने की क्या आएगा क्या नहीं, बस जितने क्वेश्चन है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत कम क्वेश्चन है। प्रीति सूडान विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो प्रीति सूडान है ना, ये हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं और अब इन्हें एक इंडिपेंडेंट पैनल का मेंबर चुना गया है। एक पैनल जो इवेल्युएट करेगा इंटरनेशनल रिस्पॉन्सेस को किसके प्रति? कोविड-19 के प्रति, और अपनी रिपोर्ट मई 2021 तक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को सबमिट करेगा। ये पैनल की पहली मीटिंग जो है वो पता है कब हुई? 17 सितंबर को इसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। ओके, ये पिक्चर जो आप देख रहे हो शी इज प्रीति सूडान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट अ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स दैट विल बी अलाउड टू कंडक्ट सर्चेस एंड अरेस्टेड विदाउट अ वारंट। ये क्वेश्चन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा यूनिक है। पहली बार किसी राज्य को, किसी विशेष सुरक्षा बल को एक ऐसी पावर मिल गई है जहां पे उसे गिरफ्तारी और तलाशी
करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। अभी तक हम लोग मूवी देखते थे जहाँ पे स्टाइल में बोलता था कि भाई तुम्हारे पास वारंट है या नहीं है, ओके, यहाँ पे पुलिस आता था कि भाई हमारे पास सर्च वारंट है। तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम आ गया है कि अभी सुरक्षा बलों को तलाशी लेने के लिए और गिरफ्तारी करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। तो स्टेट का नाम क्या है? यूपी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है उसने 13 सितंबर को अनाउंस किया कि एक स्पेशल फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो प्रोटेक्ट करेगा कोर्ट्स को, एयरपोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को, मेट्रो को, बैंक को और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। ठीक है, इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएसएसएफ ये आ सकता है इसका नाम। ये इसे अलाउ रहेगा, इसे परमिशन रहेगी कि ये अरेस्ट कर सकता है बिना सर्च वारंट के, सर्च कर सकता है, तलाशी ले सकता है आपके घर की। तो इस फोर्स का नाम क्या रहेगा? आएगा ना कि यूपी में किस फोर्स को ये अधिकार मिला है। फिर ऑप्शंस रहेंगे सीआरपीएफ, एसआईसीएफ, सीआईएसएफ। तो वहां पे एक जगह लिखा होगा यूपीएसएसएफ और वो हमारा आंसर होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट यूपी, लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स कैपिटल, that is Lucknow. I hope everybody knows that. And the second thing is CM, Chief Minister, that is Yogi Adityanath. योगी आदित्यनाथ। ओके, गवर्नर कौन है? तो भाई गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which nation has become the fourth Arab nation to make a peace deal with Israel? इजराइल के साथ अब शांति समझौता करने वाला चौथा अरब राष्ट्र कौन बन गया? इफ यू रिमेंबर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात बिकम्स थर्ड कंट्री आफ्टर सीरिया एंड जॉर्डन जिसने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहे इजराइल से। इजराइल इज अ कंट्रोवर्शियल कंट्री। क्यों? क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दो देशों की मांग उठी थी, जहां पे ज्यूज को इजराइल चाहिए था, मुस्लिमों को फिलिस्तीन चाहिए था। उसे खुद इंडिया ने काफी समय तक इजराइल को एक देश की मान्यता नहीं दी क्योंकि वो इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। 1991 में 68 साल बाद पहली बार इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किया था और नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो अब जाकर इजराइल का दौरा किए थे, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के पीएम है वो भी इंडिया आए थे। तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इट्स मीन अ बिग डील, खासकर उसी के आसपास के अरब कंट्रीज के द्वारा। तो अब यूएई को देखकर थोड़ा सा कहते नहीं कि देख के उसके भी दिमाग में आया, किसके दिमाग में आया? तो भाई यहाँ पे आंसर होगा बहराइन के दिमाग में आया और बहराइन ने भी इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, पीस डील स्थापित कर लिया है। तो ये अनदर हिस्टोरिक बैक थ्रो है इजराइल और बहराइन के बीच में आफ्टर इजराइल एंड यूएई। इजराइल और यूएई के बीच में जो समझौता हुआ है उसे अब्राहम डील का नाम दिया गया है और अब बहराइन ने भी सेम चीज किया है। अगर हम बहराइन की बात करें, इसके मुनार्क है हमद बिन ईसा अल खलीफा, प्राइम मिनिस्टर है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, कैपिटल है मनामा और करेंसी है बहराइनी दिनार। अभी ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे देश है कहाँ पे जिनकी हम बात कर रहे हैं। इट विल हेल्प अस टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ऑल द फैक्ट्स अबाउट दोस कंट्रीज। सो गाइस, सी केयरफुली दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये जो है आपका ऊपर का वो आपका क्या है पता है? इजराइल। ठीक है, मैंने ज्यादा कलर हो गया, वो उतना नहीं, केवल ऊपर का ही पार्ट जो है वो आपका इजराइल है। मैं इसे रुको फिर से करेक्ट करती हूँ क्योंकि हाँ देखना, ऊपर जो ये आप पतली सी लकीर आपको दिख रही होगी आई होप, और यही आपका इजराइल है। उसके नीचे ये जॉर्डन है, ये सीरिया है और ये इजिप्ट है। ठीक है, अब इजराइल के साथ पहले तो यूएई ये देश ने किया समझौता, इधर से गल्फ कंट्रीज में से सीरिया और जॉर्डन का पहले हो चुका है, और फिर यहाँ पे बहराइन है और बहराइन ने भी अब इसके साथ समझौता कर लिया है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। याशीहिदे सुगा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? याशीहिदे सुगा को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? याशीहिदे सुगा जो है ना भाई, आपको पता है शिंजो अबे जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने कार्यकाल से पहले ही रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। तो यहाँ पे उनकी जगह पे जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है योशीहिदे सुगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब उनके इलेक्शन की
बात चल रही थी और फाइनली अब ये बन चुके हैं। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जापान। ठीक है, जापान के पीएम मतलब जब ये आए, इनका ये हुआ कि बनेंगे, तो इन्होंने बहुत सारी उनके बारे में इमोशनल बातें कही कि उनके जैसा सीखना है। जिस तरीके से शिंजो अबे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते थे, वो भी चाहते हैं कि ये और देशों के साथ शांति और डिप्लोमेटिक रिलेशन रख पाए। तो नाम ही इनका योशिहिदे सुगा, अगले कई सालों तक ये पीएम रहने वाले, तो आपको इनका नाम याद रखना जरूरी है। योशिहिदे सुगा जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी थे, जिन्हें 14 सितंबर को ये चुनाव जीत गए और जापान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट विल बी जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ केयर रेटिंग। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने फिच रेटिंग का पढ़ा था, ठीक है, और क्रिसिल का पढ़ा था कि इन लोगों ने क्या अनुमान लगाया है इंडिया की जीडीपी का। माइनस में था, एक का 11.8 था और एक का -9% था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केयर, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अनुमान लगाती है कि अलग अलग देशों का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना परसेंट रहेगा। घट रहा है ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन इनके हिसाब से कितना घटेगा, तो इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो -8% से 8.2% का लगाया है। ठीक है, हालांकि मैं आपको जीडीपी वगैरह तब याद करने को ज्यादा कहूंगी जब आपका एग्जाम एकदम नजदीक आ जाएगा। उस समय की जो रिसेंट रेटिंग रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं उसे एक बार रिवाइज आपको करा दूंगी। ठीक है, तो भाई लेटेस्ट रिपोर्ट जो कहती है केयर रेटिंग की, वो ये कहती है कि अभी जो ये इनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी 8% से लेके -8.2% तक जा सकती है, घट सकती है। पहले इन्होंने अनुमान लगाया था 6.4% और का, लेकिन अब इन्होंने और ज्यादा उसे घटा दिया है और ज्यादा हालत खराब हो रही है। जाहिर सी बात है, प्रेडिक्शन को और ज्यादा खराब करने का एक ही रीजन है, पैंडेमिक। नेक्स्ट देखते हैं, which company has partnered with NVIDIA to pursue expanded opportunities in the artificial intelligence space। स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए किस कंपनी ने एनवीडिया के साथ समझौता किया है या फिर कह ले भागीदारी की है। तो आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, HCL टेक्नोलॉजी। So in order to pursue expanded opportunities in the artificial intelligence space, HCL Technology, a leading global technology company, आपको पता ही है कि बहुत ही फेमस कंपनी है, has partnered with NVIDIA Partner Network, the US based technology company partner program। US की जो कंपनी है NVIDIA, उससे इसने क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब HCL जो है वो लॉन्च करेगा नेक्स्ट, ठीक है, HCL की AI लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी ये लॉन्च करेगा, जिसका काम क्या होगा। कई बार इस तरह की न्यूज को आप अवॉइड करते हो, समझते नहीं हो, नहीं समझना जरूर, तभी याद रहेगा। HCL टेक्नोलॉजी के साथ किसका समझौता हुआ, एनवीडिया का समझौता हुआ। क्यों हुआ, अभी क्या करेगा ना, HCL इसके साथ मिलके अपनी एक लैब स्थापित करेगा जो ये फोकस करेगा अप स्किलिंग करना, कौशल बढ़ाना। किसका कौशल बढ़ाना, इंजीनियर्स का और आर्किटेक्ट का जो उनके यहाँ है, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन को यूज कर सके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज कर सके, स्पेस के क्षेत्र में एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो एनवीडिया इस चीज में इसकी हेल्प करेगा, दोनों साथ में मिलके इसे देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, द लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू ऑफर लिबर्टी सिक्योर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी। एक ट्रैवल पॉलिसी, ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ इसमें से कितनी भागीदारी किया। ये सारे आपके एयरलाइन के नाम है, ये सब ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ट्रैवल सुविधा देते हैं। तो कौन सा इसमें से एयरलाइन है जिसमें ट्रैवल करते समय आपको लिबर्टी सिक्योर ट्रैवल नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। आंसर क्या बनेगा पता है, स्पाइस जेट। वही स्पाइस जेट जो मेडिकल के क्षेत्र में भी कूद चुका है और अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी। स्पाइस जेट का क्या फंडा है ना, जिधर से प्रॉफिट दिखता है, बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट है, ये बहुत ही अवसरवादी है, अच्छी चीज है। आज के जब समाज में बैठ के शिकायत करने से बेहतर है कि आपको जो अवसर मिल रहा है आप उसे जस्ट ग्रैब इट। ठीक है, तो स्पाइस जेट ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के साथ ये कोलैबोरेशन किया है।
सिंपल सी बात है, अगर आप स्पाइस जेट एयरलाइन से ट्रेवल कर रहे हो, यू विल गेट लिबर्टी सिक्योर ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, जो भी कंज्यूमर बुक करेंगे स्पाइस जेट की वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल साइट के थ्रू अपनी टिकट, उन्हें ये सुविधा मिलेगी। इसीलिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने स्पाइस जेट के साथ समझौता किया है। Who chairs the empowered group of ministers committee constituted by central government to oversee the corporatization of ordnance factory board। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या होता है पता है? हथियार जहां बनते हैं, जहां पे युद्ध से रिलेटेड हथियार बनते हैं, ठीक है, वहां जो कंपनी होती है जहां पे बनते हैं उसी को OFB कहा जाता है। तो OFB के सारे कार्य प्रणाली को देखने के लिए, ओवरसी करने के लिए सरकार के द्वारा एक समिति बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो अब आपको बताना है कि इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड डे भी मनाया जाता है, और मेरा क्वेश्चन उन सभी से जो लोग ये सेशन देख रहे हैं अभी का अभी कमेंट सेक्शन में लेके बताएं कि कब मनाया जाता है। खैर, अब ये रक्षा से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑप्शन आपके लिए बहुत इजी है। जब मैंने बता दिया इसका मतलब क्या है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और उन्हें ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया, एक पैनल बनाया OFB की चीजों पे निगरानी रखने के लिए, उसके कार्य प्रणाली को समझने के लिए और अच्छा करने के लिए, जो राजनाथ सिंह हेड करेंगे। इसमें अमित शाह भी रहेंगे, फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला रमन भी रहेंगी, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद भी रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट संतोष कुमार गंगवार भी रहेंगे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन जितेंद्र सिंह भी इसके मेंबर रहेंगे। मतलब सारे जो मुख्य मंत्री हैं वो सब इसके मेंबर रहेंगे, बट राजनाथ सिंह इसके हेड होंगे, और हेड आपको याद रखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन द वर्ल्ड एज पर रिपोर्ट ऑफ पेयोनियर। पेयोनियर इज अ कंपनी जो ये रिपोर्ट रिलीज की है। व्हाट इज फ्रीलांस? इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम, इट इज काइंड ऑफ अ फ्रीलांसर। आई एम अ फ्रीलांसर। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल ये होगा, मेरा तो चलो ये इतना फिट नहीं बैठता फ्रीलांसर में। फ्रीलांसर का मतलब है कि एक बंदा जो फ्री है, अपने घर से वो अलग अलग कंपनी के काम लेके कर सकता है, वो किसी एक जगह से स्टिक भी नहीं है। उसे कहीं से इवेंट, मान लो मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं तरह तरह के इवेंट्स मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं अपने घर से काम कर रही हूँ, मुझे कोई भी हायर कर सकता है, ठीक है, अपने काम के लिए। तो ये फ्रीलांस हो गया। आप भी जानते होंगे फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांस मार्केट इंडिया में बहुत इस समय फैशन में है। पहले ये वर्ड लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, ऑफिस वर्क को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी और उसी के बारे में लोग ज्यादा समझते थे, बट विदेश से ये एक चीज इंडिया में आई और यहाँ पे भी काफी ग्रो की। अब इस मामले में इंडिया कितना ग्रो कर पाया, इसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सेकेंड। भारत फ्रीलांसिंग मार्केट में सेकेंड नंबर पे है। कैन यू इमेजिन? या ये सच है कि ये दूसरे नंबर पे आता है। तो ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट बनता जा रहा है दुनिया में, ठीक है, जहां पे बहुत सारे फ्रीलांसर जो है वो जुड़ रहे हैं। और जो रिपोर्ट है उसका नाम है फ्रीलांसिंग इन 2020 एंड एविडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज बाय पेयोनियर। ठीक है, तो भारत दूसरा सबसे ज्यादा फ्रीलांसिंग मार्केट वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज, पहला कौन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। With the state government plans to launch My Family, My Responsibility campaign to combat COVID-19। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी? भाई ये किसने स्टार्ट किया है? तो आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्धव ठाकरे की सरकार ने इसे स्टार्ट किया है। महाराष्ट्र विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और पड़ोसी कट्टा भी महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, औरंगाबाद में। ये माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये हैं उद्धव ठाकरे, वहां के चीफ मिनिस्टर। और कोविड-19 कोरोना वायरस से अपनी लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम है माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी।
चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अनाउंस किया है कि जो कैंपेन है, ठीक है, तो जो राज्य के लोग हैं, जो राज्य में रह रहे हैं, उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी खुद की, कि वो कोविड-19 इन्फेक्शन से बचे। देखो, इट इज वेरी ट्रू कि गवर्नमेंट आपको नहीं किसी बीमारी से बचाएगी, ये आपका फर्ज है कि आप अपने आप को कितना सेफ रखते हो। तो इसी को एक नाम दे दिया गया, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, लेट्स हैव सम डिटेल अबाउट इट। तो यहाँ की दो कैपिटल है, आपको पता है, एक तो मुंबई है, मोस्ट फेमस, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। द सेकेंड वन इज नागपुर। ओके, यहाँ के सीएम भी दो हैं भाई, एक है आपके मेन सीएम दैट इज उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम का नाम है अजीत पवार। अजीत पवार। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के क्या है? गवर्नर है। The foundation stone of Arun Jaitley Memorial Sport Complex was laid in which state or UT recently? अरुण जेटली के नाम पे एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किस यूनियन टेरिटरी में, किस केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में रखा गया? तो भाई इनके नाम पे, अरुण जेटली जी के नाम पे जम्मू कश्मीर में एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना है। तो जम्मू कश्मीर आपका आंसर होगा, ये ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी अभी चेंज हुए हैं, मनोज सिन्हा, उन्होंने जितेंद्र सिंह और यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट किरण रिजिजू के रहते हुए ऑनलाइन इसका फाउंडेशन स्टोन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि वर्चुअली रखा। ठीक है, ये पहला और सबसे अच्छा आर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा जम्मू और कश्मीर का, जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। अरुण जेटली जी के नाम पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ठीक है, Name the Indian film which bagged Best Screenplay Award at the 77 Venice Film Festival 2020। वेनिस इटली में है, लेकिन अभी ये तो ऑनलाइन ही होगा सारी चीजें। तो 77वीं बार वेनिस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कौन सी है जिसने सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? पिक्चर का नाम है द डिसिपल। डिसिपल का मतलब क्या होता है? जो शिष्य होता है उसे भी डिसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो द डिसिपल जो मूवी है उसने यहाँ पे बेस्ट जीता है। ये कहानी है जिसमें एक म्यूजिक के गुरु और शिष्य के बीच का रिलेशन बताया है। तो चैतन्य तम्हाने जो इसके डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये इनकी पिक्चर है और इसे 77वीं वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला है। ये एक क्लासिकल म्यूजिशियंस की दुनिया के बारे में है ये कहानी। ठीक है, जिसमें शरद नेरुलका की कहानी है, जहां पे वो अपनी पूरी लाइफ एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के वोकलिस्ट बनने में निकाल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा द टाइज मूवी जो है इसे ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया, जो कि पहली इटालियन मूवी थी, इटली में ही होता है, और ये पहली इटालियन मूवी थी पिछले 11 सालों में जिसे ओपनिंग मूवी के रूप में चुना गया। गोल्डन लॉयन को अवार्ड मिला है, मतलब गोल्डन लॉयन अवार्ड मिलता है जो सबसे बेस्ट होता है उसी को मिलता है। तो गोल्डन लॉयल अवार्ड जो है वो मिला है नोमैडलैंड को, ठीक है, जो कि कोले जाओ ने डायरेक्ट की है। तो ये है द डिसिपल ओपनिंग मूवी, ये है नोमैडलैंड जिसे गोल्डन लॉय मतलब बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। Who has won the Tuscan Grand Prix 2020? When we say Grand Prix, it means we are talking about car racing. अब ये कार रेसिंग जहां पे होती है उसे वही नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि टस्कन में हुआ जो ग्रैंड प्रिक्स है, टस्कन ग्रैंड प्रिक्स, उसे किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लुइस हैमिल्टन, वन ऑफ द बेस्ट कार रेसर्स इन द वर्ल्ड। तो ये है मर्सिडीज चलाने वाले लुइस, ये बगल में मर्सिडीज इनकी कार जिससे वो रेस करते हैं, ये ब्रिटेन के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं जो कि मुगेलो सर्किट इटली में हुआ था। ये हैमिल्टन का 90वां पोल पोजीशन है। अब एक बार और जीत जाएंगे तो आपको, हम लोग कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं ना कि जो माइकल शूमेकर हैं उन्होंने 91 बार ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। अब एक और ये जीत जाएंगे तो ये माइकल का रिकॉर्ड इक्वल कर लेंगे और शायद फिर उसे आगे जाके तोड़ भी दे। दुनिया में सबसे ज्यादा बार कोई ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले ये बनने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बहुत नजदीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। Who authored the book titled and End of an Era, India Exists Tibet? एक किताब है कि एंड ऑफ एन एरा, इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत। इसके लेखक कौन है? आपको पता है एक लेखक है क्लॉडे एर्पी, और ये एक किताब का कह सकते हो कि
संकलन जिसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो किताब आई है एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिस्ट तिब्बत, ये उनकी उसी किताब के चौथा पार्ट है। ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुका है। बेसिकली इस किताब में वो करते क्या पता 1947 से लेके अभी तक के इंडिया के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में बताते हैं। और ये जो चौथा इनका पार्ट है इसमें वो बेसिकली नरेंद्र मोदी की सरकार में ये चाइना के साथ कैसा रिलेशन रहा है इसको भी बहुत हद तक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आंसर तो आपको मिल चुका होगा, क्लॉडे एरपी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लॉडे एरपी एक ऑथर हैं, कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, हजारों उन्होंने आर्टिकल्स लिखे तिब्बत चाइना इंडिया डिफेंस बॉर्डर इश्यूज पे, इंडो फ्रेंच रिलेशंस पे। नाउ उनकी 4 वॉल्यूम की जो किताब है तिब्बत के रिलेशन इंडिया के साथ कैसे हैं, जो शो करता है कि चाइना ने तिब्बत में अपनी प्ले बुक कैसे तैयार की है, इंक्रोचमेंट ऑक्यूपेशन, आपको तो पता है ऑक्यूपेशन तो उनका मेन काम है, एंड स्पिनिंग ऑफ द नैरेटिव ऑफ फॉल्स क्लेम, बहुत ज्यादा करते हैं, हर जगह क्लेम ही कर देते हैं। तो इसी सीरीज में इनकी जो आखिरी किताब आई है वो है आपकी द एंड ऑफ एन एरा। ये इसका देखो पोस्टर है जिसमें वो इंडिया के डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तिब्बत में कैसा है पिछले 5 सालों में इसकी व्याख्या करते हैं। ये है क्लॉडे एरपी। ये है फर्स्ट एडिशन इनकी किताब का जिसका नाम था द लास्ट मंथ ऑफ अ फ्री नेशन, ठीक है। सेकेंड एडिशन विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन, थर्ड एडिशन तिब्बत व्हेन द गॉड स्पोक, और लास्ट एडिशन जो अभी आई है वो आपकी है एंड ऑफ एन एरा। राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। राजेश खुल्लर को किस संगठन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो राजेश खुल्लर जो कि इंडिया से हैं उन्हें वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक चुना गया है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी एक अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन अभी याद रखना राजेश खुल्लर को कार्यकारी निदेशक चुना गया वर्ल्ड बैंक का। तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी जो है उसने, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उन्होंने राजेश खुल्लर को वर्ल्ड बैंक का और समीर कुमार को एशियन डेवलपमेंट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुना है। तो वर्ल्ड बैंक का किसे चुना है, राजेश खुल्लर। एडीबी का किसे चुना है, तो याद रखिएगा एडीबी के नाम पे समीर कुमार का नाम आता है, समीर कुमार खरे, कंफ्यूज मत होइएगा। महान शिक्षा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग एक बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट है जो काम करती है शिक्षा के क्षेत्र में, और इसने अपने वेबसाइट को, अपने कैंपेन को और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए चुना है किसे, विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, ठीक है। तो ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली की अपॉइंटमेंट एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस की है। जो इसके लेटेस्ट पावर अहेड कैंपेन जो है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को शोकेस करता है, इस कैंपेन को प्रमोट करेंगे कौन, विराट कोहली, ठीक है। तो याद रखिएगा विराट कोहली ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। जैसे अभी रिसेंट अभी क्या होता है ना, एक जो ट्रू स्टूडेंट होता है, आप में से जो भी दिल से पढ़ाई कर रहा है, जिसे करना है कुछ लाइफ में, वो अभी का अभी पिछले कई दिन के ब्रांड एम्बेसडर रिवाइज अब तक कर चुका होगा। लाइक आयुष्मान खुराना बजाज अलियांस, ठीक है, कियारा आडवाणी मिंत्रा, वो पूरा मन में रिवाइज कर चुका होगा। वही सबसे मेन है, रिवीजन सबसे मेन है। आगे का पढ़ो पीछे का याद रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई पेटीएम फर्स्ट गेम, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5 सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तेंदुलकर इनके पीएफजी के जो भी एक्साइटमेंट मतलब की चीजें हैं उसे कई गेम में, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हर चीज में प्रमोट करेंगे। कौन, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट से उन्हें सम्मानित किया गया जो एचडीएफसी में 26 साल सेवा देने के बाद फाइनली रिटायर होने वाले हैं और श्रीधर जगदीशन उनकी जगह लेने वाले हैं। Who is that person? I guess you know we are talking about Aditya Puri. Option number 2 will be the correct answer. फाइनली 26 साल बाद एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड से, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है।
और ये पहली तरह का रिकॉग्निशन है किसी कॉर्पोरेट लीडर फ्रॉम इंडिया जिसे ये सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि यूरो मनी एक ग्लोबल फाइनेंस एंड बैंकिंग मैगजीन की तरफ से दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, 2020 में किसे मिल रहा है? आदित्य पुरी। अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कौन है? देवी सदानंद गौड़ा। इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बाय डैश, कि जो आपका उर्वरक है, जो अच्छी फसल उगाने के लिए जो खाद यूज की जाती है बेसिकली, उसके उत्पादन में इंडिया पूरी तरह आत्मनिर्भर कब तक हो जाएगा, कब तक उसे बाहर से उसे निर्यात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा फर्टिलाइजर के माध्यम में, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में। तो इन्होंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट किया कि 2023, ठीक है, 2023 तक इन्होंने कहा है कि इंडिया फर्टिलाइजर के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। तो आत्मनिर्भर भारत का अभियान एक बार शुरू हुआ है जो कि बहुत जरूरी है, जिसमें इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? टीवी सदानंद गौड़ा। एक तो ये बनता है। दूसरा बनता है 2023 तक इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा फर्टिलाइजर के क्षेत्र में। इसमें 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि इंपोर्ट जो होता है फर्टिलाइजर का, उस पर डिपेंडेंसी जो देश की है वो कम की जा सके। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Which bank partnered with Titan to launch India's first contactless payment watch named Titan Pay? Titan Pay नाम की contactless पेमेंट वॉच, पेमेंट घड़ी को किसने लॉन्च किया? किस बैंक ने मिलकर टाइटन के साथ लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका इंडिया की एपेक्स बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो टाइटन कंपनी के साथ मिलकर कॉन्टेक्टलेस पेमेंट करने के लिए एक घड़ी लॉन्च की है जिसका नाम है टाइटन पे। SBI account holder can tap their Titan Pay watch on contactless payment POS machine without the need of swiping or inserting their SBI बैंक कार्ड। समझ में आया? जैसे ये मेरी वॉच है, अगर ये टाइटन पे वॉच है और मेरे को कोई अपने एटीएम कार्ड वगैरह की जरूरत नहीं है, मैं इसी को टैप कर दूंगी पीओएस मशीन पे, जहां पे कार्ड स्वाइप करते हैं, मेरा पेमेंट हो जाएगा। मतलब कि आई डोंट नीड टू स्वाइप माई कार्ड, आई डोंट नीड माई कार्ड देयर। तो समझ में आया? ये पेमेंट सिस्टम है। अगर ये टाइटन पे वॉच होती तो ये मैं कर सकती थी। ठीक है, तो ये एसबीआई ने मिलकर टाइटन पे के साथ लॉन्च किया है। Who has been appointed as the brand ambassador of online poker platform 9stakes? अब फिर से एक ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stakes, जहां पे ऑनलाइन सट्टेबाजी कह सकते हो एक तरीके से, वही तो हुआ ये। इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक तरफ आंध्र प्रदेश है जो इस तरह के सभी खेल को बैन कर दिया है जिसमें कोई ऑनलाइन पैसे का, रियल मनी का लेन देन होता है, वही एक तरफ इस तरह की चीजों को बढ़ावा भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सुरेश रैना। सुरेश रैना को इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सुरेश रैना को और भी कहीं ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, कहाँ चुना गया है, ये मेरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आलस मत करना, आंसर देना, कभी नहीं भूलोगे फिर। ठीक है, तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stakes ने सुरेश रैना को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से MS धोनी के साथ लास्ट मंथ ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किए थे, और अब ये 9stakes के जितने भी अपकमिंग कैंपेन होंगे उसे ये प्रमोट करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी तक आपने कितना पढ़ा? 3 पढ़ा है ना, 3 आपने पढ़ा। ये आप देख रहे हो कि 9stakes के कौन चुने गए? तो 9stakes के चुने गए हैं सुरेश रैना। ठीक है, विराट कोहली को किसने चुना है? तो ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को चुना है। और फिर अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर को भी किसने चुन लिया भाई? तो आपके GF ने जो है, ठीक है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। तो 3 अभी आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति आज पढ़े हो, जो पुरानी है वो भी आपको याद रखना है। सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सदाशिव रावजी पाटिल हु पास्ड अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो भाई सदाशिव रावजी जो है ये एक क्रिकेटर थे। इन्होंने भारत का पहला टेस्ट मैच खेला था। कैन यू इमेजिन कितने इंपॉर्टेंट ऑब्विचरी है। तो एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था पहले टेस्ट मैच में, और 86 की उम्र में इनका कोल्हापुर महाराष्ट्र में निधन हो गया। 10 अक्टूबर 1933 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, ही वॉज अ क्रिकेटर।
पोर्टुगल वेब पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? पोर्टुगल वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? नाम इसका यूनिक है तो आपको याद रखना जरूरी है। आंसर होगा तेलंगाना सरकार, ठीक है, के चंद्रशेखर राव जहां के सीएम है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की आईटी और इंडस्ट्री मिनिस्टर है केटी रामा राव। उन्होंने एक ऐसा वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से लॉन्च किया गया है। पोर्टुगल ये पहला है भारत में, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं, वरना हम क्यों पढ़ते पोर्टल के बारे में। पोर्टुगल इज द फर्स्ट इन इंडिया दैट हैज ऑल द डिटेल्स ऑफ लोन प्रोसेसेस एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सोसाइटी। कि पैक्स के द्वारा, मतलब कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जितने भी लोन ऑफर दिए जाते हैं, जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं, उन सारी चीजों के डिटेल आपको मिल जाएंगे। Information related to finished and upcoming projects such as petrol bunk, godown, food processing industry, ATM, office building, इन सबके जो कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट हैं और जो अपकमिंग इन चीजों पे प्रोजेक्ट होने वाले, उन सारी चीजों की जानकारी पोर्टुगल पे मिल जाएगी। तो कहाँ पे लॉन्च हुए? याद रखिएगा, तेलंगाना में लॉन्च हुए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। के चंद्रशेखर राव वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। With his first country in the world to issue 7-year sovereign sustainable development goal bond, 7 साल का सतत विकास लक्ष्य का बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, जिसने अगले 7 साल की प्लानिंग कर ली है कि उसे कैसे डेवलपमेंट करना है। और ये दुनिया का पहला देश है जिसने 7 साल का एसडीजी बॉन्ड जारी किया है अभी तक। तो यहाँ पे आंसर आएगा मैक्सिको। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है। आई होप यू रिमेंबर, उसी मैक्सिको देश की बात हो रही है। तो स्ट्रेंज है कि पिछले कई महीनों में मैक्सिको पहली बार न्यूज में है, तो इंपॉर्टेंट तो बनेगा ही। मैक्सिको पहला देश बन गया दुनिया में जिसने 7 साल का एसडीजी बॉन्ड अपना अनाउंस कर दिया है, जिसमें लगभग 750 मिलियन यूरो का खर्चा आएगा। ये यूएसए है, यूएसए के ऊपर कनाडा है, ये अलास्का है, अलास्का भी यूएसए की ही टेरिटरी है, और नीचे फिर आता है आपका मैक्सिको, और इसी मैक्सिको की हम लोग बात कर रहे हैं। नेम द कंपनी विच लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम फॉर स्किल्ड लेबर इन दिल्ली। जैसे स्वनिधि स्कीम आई थी सारे देश के, अपने भारत पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए, वैसे ही दिल्ली में जो वहां के लेबर हैं, जो कुशल वहां के मजदूर हैं, उनको होम लोन देने के लिए अपना घर ड्रीम्स जो है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया, कौन इन्हें ये लोन देगा? तो आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी यहाँ पे आंसर बनेगा। जो स्कीम है ये स्किल्ड लेबर और इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, पेंटर, ग्रोसरी स्टोर ओनर, इन लोगों के लिए लाई गई है। ये भी अगर अपना घर बनाना चाहें तो 2 लाख से 50 लाख की रेंज में इनको लोन देगी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। जिस लोन फैसिलिटी को इन्होंने नाम दिया अपना घर ड्रीम। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, बट ये उन 2 अपवादित यूनियन टेरिटरी में है जहां पे केंद्र शासित होते हुए भी चीफ मिनिस्टर हैं। एक पुडुचेरी एंड द सेकेंड वन दिल्ली। अब दिल्ली में सीएम है कौन? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होंगे ही, उनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Find the person who has been honored with 2020 Asia Game Changer Award by Asia Society. एशिया सोसाइटी के द्वारा एशिया गेम चेंजर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर यहाँ पे बनेगा शेफ। आप उन्हें जानते हैं, कौन है? विकास खन्ना। तो जो शेफ है, अगर आप मास्टर इंडिया देखते हैं स्टार प्लस पे देखें कभी तो आप इन्हें पहचानते होंगे, पिक्चर देखी, इनकी बात हो रही है। शिव विकास खन्ना को इसलिए एशिया गेम चेंजर का अवार्ड मिला क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने मिलियंस को खाना खिलाया है और इन्होंने इसको नाम दिया फीड इंडिया ड्राइव। बहुत अच्छा काम है, ऐसा काम करने की जरूरत हम सबको है। अपने जिंदगी से हमेशा शिकायत करते हैं, ये नहीं देखते कि हम लोग बहुत लकी हैं, वी हैव ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट इज नेसेसरी टू लिव अ गुड हेल्दी लाइफ। बहुत से लोग हैं जो इन सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें डिप्राइव्ड रहते हैं, उन्हें वो चीजें नहीं मिल पाती। तो इन्होंने मिलियंस को फीड कराया, खाना खिलाया कोविड के दौरान, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला। 6 लोगों में ये इकलौते इंडियन है जिसे ये अवार्ड मिल रहा है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड एशिया सोसाइटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। एशिया सोसाइटी यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2014 में स्टैब्लिश हुई। ये
आइडेंटिफाई करती है और सम्मानित करती है ट्रू लीडर्स को जिन्होंने कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है एशिया के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा विकास खन्ना को ये अवार्ड मिल रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? पूंजी कितनी है किस देश के पास, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 116वें नंबर पे भारत आपका आता है व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक कैपिटल इंडेक्स जारी करता है, ठीक है, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अब याद रखना कैपिटल के आगे ह्यूमन लगा। अब ह्यूमन लगने का मतलब कि यहाँ पे पूंजी का मतलब केवल रुपया नहीं है भैया, उससे भी बढ़ के पूंजी होती है, और सबसे बड़ी पूंजी होती है कि आपके देश के नागरिक कैसे हैं। 17 सितंबर को ये इंडेक्स जारी हुआ जिसमें इंडिया की 116वीं पोजीशन आई। इसमें 174 देशों की लिस्ट बनाएगी जिसमें उन्हें इस आधार पे रखा गया कि कौन से देश की हेल्थ और एजुकेशन सिचुएशन कैसी है। तो इसमें 98% जो दुनिया की पॉपुलेशन उसे इंक्लूड किया गया। मार्च 2020 तक का डेटा रिलीज किया गया जिसमें इंडिया 116वें नंबर पे आया है। क्वेश्चन आपको आपका मिल गया होगा कि इसे टॉप किसने किया है, ये आपको बताना है। अब आप सोचोगे मैम हम क्यों बताएं, भैया इसी बहाने गूगल करोगे, और गूगल करने से चीजें भूलती नहीं है। गूगल करो, नहीं पता है तो और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ, और पता है तो डायरेक्टली लिख के मुझे बताओ इसके बारे में। Who has authored the book titled आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन? आजादी स्वतंत्रता है, फांसीवाद है या केवल कल्पना है? इस नाम से पुस्तक को किसने लिखा है? अरुंधति रॉय का नाम यहाँ पे आता है। बहुत अच्छी राइटर है अरुंधति रॉय, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स। अरुंधति रॉय ने इस किताब को लिखा है। ये अरुंधति रॉय है, इनकी नई किताब आ गई है आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन, और ये पेंगुइन बुक लिमिटेड पब्लिश करेगा। अरुंधति रॉय की जो बुक्स हैं ऑलरेडी पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। Which bank launched service named iLead Inspiring Lead 2.0 recently? iLead नाम की एक सेवा किसने शुरू की? अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को और बेहतर सुविधा देने के लिए एक अलग से ड्राइव चला दी, इसका नाम है इंस्पायरिंग लीड 2.0। ये किसने स्टार्ट किया? तो केनरा बैंक ने स्टार्ट किया। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। To provide its services to customer irrespective of where they reside, कहाँ वो रहते हैं इससे मतलब नहीं है, उन्हें बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक सेक्टर लैंडर कैनरा बैंक ने एक ड्राइव स्टार्ट किया जिसे इन्होंने इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 का नाम दिया है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे केनरा बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल का नाम हम हमेशा लेते थे जब भी हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम लेते थे, जिसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे रामेश्वर तेली। अब भाई हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन कर दिया है। हरसिमरत कौर बादल अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर नहीं है, तो उनकी जगह पे एक्स्ट्रा चार्ज किसको दिया गया कि जब तक कोई नया नहीं आता आप एडिशनल चार्ज संभालो। तो यहाँ पे आंसर आएगा नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं। इनको अब फूड इंडस्ट्री का भी बना दिया गया है। तो अब नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर होने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है। ठीक है, ये हरसिमरत कौर राइट साइड, नरेंद्र सिंह तोमर लेफ्ट साइड। अब नरेंद्र सिंह तोमर को ये मतलब कि प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट किया कि अब आप जब तक कोई नया नहीं आता है अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ आप इस मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल लोगे। ठीक है, अ प्रॉमिस्ड लैंड इज अ मेमोयर ऑफ होम, एक किताब है जो किसी का संस्मरण है, मतलब अपनी यादों के आधार पे बना है, अपनी स्मृतियों को उसमें शेयर किया गया है। एक वादा भूमि अ प्रॉमिस्ड लैंड, ये किसका मेमोयर है? तो भाई ये है बहुत ही आइकॉनिक और डायनामिक पर्सनैलिटी बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बराक ओबामा का ये संस्मरण है जो नवंबर में रिलीज होगा, और ये पेंगुइन रैंडम हाउस जो है ये पब्लिश करेगा। तो अ प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा की संस्मरण है, मेमोयर है, जो 17 नवंबर को रिलीज होगी। कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इसे पब्लिश करेगा। ठीक है,
तो गाइज ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीक से आपको पढ़ने हैं। इधर उधर मत भटकिएगा, केवल इतने क्वेश्चन का पीडीएफ अभी मैं आपको एस्पिरेंट अबाउट ग्रुप में शेयर कर दूंगी। पीडीएफ सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा वही पीडीएफ रिवाइज करके जाओगे, ट्रस्ट मी आपको सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे, आप परेशान बिल्कुल मत हो। अगर आप एस्पिरेंट अबाउट फैमिली में नहीं जुड़े हो तो आप अब जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का। क्विजेस वगैरह तो वहां पे होंगी ही, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी ही। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि डेली जो करंट अफेयर होगा उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ओके, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैम कल से क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे कि नहीं? आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम आउट ऑफ टाउन, सो आई कांट प्रोवाइड यू डेली सेशन। बट ट्रस्ट मी, आपका कुछ भी ऐसा नहीं छूट रहा है जो आपके पेपर में आए और हम आपको पढ़ाए ना। जैसे कि पूरा हफ्ता हो गया ना, 13 से 20 तक क्लास नहीं चली, बट डजंट मैटर, क्योंकि आपका रिवाइज हो गया। सिमिलरली कल से जितने दिन की क्लास नहीं होगी, मैं आपको जब स्टार्ट कराऊंगी तो वहीं से स्टार्ट कराऊंगी, एंड ऑलमोस्ट 25 या 26 सितंबर से डेली क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, सो हैव ट्रस्ट ऑन अस, एंड आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट टाइम।